जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं बेटा? आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, या राइट अ नोट ऑन वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेव कैसे आपकी कैरियर ऑफ एनर्जी हो सकती है कि एनर्जी को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचा सकती है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। ये बात तो समझ में आती है कि वेव जब मूव करती है तो वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है, तो एनर्जी भी उसके साथ ही मूव करती है। कैसे? एग्जांपल है, एग्जांपल में कहता है कि व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, अगर हम एक स्ट्रिंग को किसी चीज़ के साथ बांध कर उसको टाइट करके टाइटली खींच लें और फिर उसको शेक करें, हिलाएं ऊपर और नीचे की तरफ, प्रोवाइडेड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, तो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो क्या होगा? प्रोवाइड होगी हमारी स्ट्रिंग को। अब ये एनर्जी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? मस्कुलर एनर्जी, जिसकी वजह से हम उस स्ट्रिंग को ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमने पढ़ा था 9th क्वेश्चन में कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग हमारे हाथ में है, जब मस्कुलर एनर्जी हमारे जिस्म से निकलेगी तो एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग, और इसकी वजह से ही वेव्स प्रोड्यूस होंगे और स्ट्रिंग में हमें ऊपर नीचे ट्रांसवर्स वेव, क्रस्ट और ट्रफ बनती नज़र आएगी, जैसे आपको ये इस इमेज में नज़र आ रही है। The vibrating force of the hands disrupt the particles of the string and set them in the motion. These particles transfer their energy to the adjacent particles in the string. Energy is thus transferred from one place of medium to another place of medium. इस तरह वो कहता है कि वाइब्रेटिंग फोर्स जो थी हमारे हाथों की, इसके पार्टिकल्स स्ट्रिंग में पहुंचे और इसमें मोशन पैदा की, और मोशन पैदा करने से क्या हुआ कि अपनी जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र की उसने, मस्कुलर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया स्ट्रिंग में और उसे वेव प्रोड्यूस की। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो गई। तो इसी तरीके से इस एग्जांपल से भी यह बात साबित होती है कि एनर्जी इज़ वेव्स इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी, के वेव्स जो है वो कैरियर ऑफ एनर्जी है। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है कि टेक अ रेगुलर ट्रे एंड फिल इट विद वाटर। एक रेगुलर ट्रे ले लें, आमतौर पर जो हमारे पास ट्रेज होती है, एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी किया था बेटा, पेंसिल वाला, जो मैंने कल सिखाया था आपको ट्रांसफर्स वेव प्रोड्यूस करने में। तो आप क्या करेंगे? सेम वही एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ कि आप पानी लेंगे, उसमें एक पेंसिल के कॉर्नर में अप एंड डाउन मूवमेंट में मूव करेंगे और एक कॉर्क उसमें फेंक देंगे, बॉटल का कैप फेंक देंगे। उससे क्या होगा? वो बॉटल का कैप ऊपर नीचे होगा। आपको पता चलेगा आपने एनर्जी तो एक तरफ अप्लाई की, जबकि कॉर्क बहुत दूर था और उस तक एनर्जी पहुंच गई। तो हम कह सकते हैं कि वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी। इसके बाद आ जाता है डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी कैरियर्स बाय वेव। डिपेंडेंस क्या है उसकी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कि डिपेंडेंस जो थी उसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग की मीन पोजीशन से थी, कि वेव एनर्जी जो कैरी होगी वो उसकी मीन पोजीशन से कैरी करेगा और एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर जाएगा। इसी तरह द एनर्जी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द वेव एम्पलीट्यूड, कि वेव का एम्पलीट्यूड जितना होगा उतनी ही बड़ी वेव पैदा करेगा। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम जितनी स्पीड से अपनी स्ट्रिंग को ऊपर नीचे मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड से क्रस्ट एंड स्टफ्स बनेंगे और इतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी वेव्स की प्रोड्यूस हो जाएगी। रीजंस क्या हैं? कि वी हैव ट्रांसफर्ड अवर एनर्जी मूविंग द रॉड अप एंड डाउन, कि हमने अपनी जो मूविंग रॉड हम जो पानी के अंदर लगाकर पेंसिल या रॉड से हम अपनी बॉडी से एनर्जी जो थी वो इसमें मूव कर रहे थे। दिस एनर्जी रीचेज द कॉर्क, और इससे क्या हुआ कि एनर्जी जो थी वो रीच कर गई उसके कॉर्क पर। अच्छा, आप एक काम करो, आप ना एक काम ऐसे करना कि एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद आपने लिखना है, बल्कि ठीक है जैसे क्वेश्चन बना हुआ है ऐसे ही याद कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके साथ हाँ कंक्लूजन ज़रूर लिखना है इसका, क्योंकि उसने आपसे पूछा था कि आप बताओ कि कैसे हो सकती। तो आपने 2 एग्जांपल्स दी उसको, 2 एक्सपेरिमेंट करके बताए, उसकी डिपेंडेंस बताई, उसकी वजूहात बताई, और अब आपने कंक्लूजन लिखना है 2 लाइन्स का कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं या पहुंची हूं कि वाटर पार्टिकल्स डू नॉट मेक एनी फॉरवर्ड मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव,
कि वाटर पार्टिकल्स पानी के जो है वो मोशन के सब वेव के साथ मोशन में फॉरवर्ड मोशन में नहीं आते, बल्कि वेव सिर्फ ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पर. देन दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट द हायर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड वी पासिस थ्रू इट के एंड द वेव पासिस थ्रू इट के कीप वाइब्रेटिंग. अगर आप जितनी देर वाइब्रेट करते रहेंगे, इसको अप एंड डाउन मूव करते रहेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा वेव्स जो हैं वो पास होती रहेंगी. कल बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी, लॉन्ग के लिहाज से भी. और फर्स्ट डेरिवेशन आज आप अटैम्प्ट करेंगे अपनी कल इंशाल्लाह ताला. इस बुक का बहुत आसान डेरिवेशन है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह ताला. आज वाला ये क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा. और सेकेंडली मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको बेटा समझ आ रही है ना फिज़िक्स की और स्पेशली मैथ्स की, कोई इशू तो नहीं आ रहा उनमें? अगर है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लिया करें बेटा. अल्लाह हाफिज़.